ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, 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 जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तो नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा, पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, आज हमारी राइजिंग सिटी प्रोग्राम में खास मेहमान के रूप में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके वजूद में अभिनय से जुड़े हर आयाम शिद्दत के साथ जुड़े हैं, जिनके वजूद में अभिनय से जुड़ी हर विधा बहुत ही एकदम फ्रेश और एकदम इस तरह से जुड़ी है कि हर पल जैसे रचनात्मक है। उन्होंने अपने जीवन में थिएटर में प्रवेश करके अभिनय का काम शुरू किया, लेकिन उसके साथ साथ थिएटर की हर विधा में अपना एक व्यक्तिगत स्पर्श भी दिया। जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के एक महान फिल्मकार हैं, उनके साथ उन्होंने काम किया और फिल्म एडिटिंग का डिप्लोमा भी किया, और साथ ही बहुत सारी विधाओं में अब वो काम कर रहे हैं, चाहे वो फीचर फिल्म हो, OTT प्लेटफॉर्म हो, और साथ ही अभिनय से जुड़ी और अभिनय के हर प्रेजेंटेशन की विधा से जुड़ी वो शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारे साथ आज युवा शख्सियत हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम के राइजिंग स्टार हैं पंकज तंवर। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको देख के कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इतना काम कर चुके हैं और इतने काम की तरफ लगातार शिद्दत से बढ़ रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत पहले तो हम स्वागत करते हैं। और ये इस दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ? शुक्रिया सर, सबसे पहले मुझे इनवाइट करने के लिए, और बहुत तहे दिल से शुक्रिया बोलूँगा। ये तो आपकी प्रतिभा है जी। पहले मैं ये कहूँगा कि सर काफ़ी वक्त से मैं ये शो देख रहा हूँ, और एक समय था कि जब हम शो देखते थे तो हमें लगता था कि नहीं, इन लोगों ने जो भी गेस्ट यहाँ आ रहे हैं उन्होंने कितना काम किया है और हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, तो इंस्पिरेशन बहुत मिली। और तो देख लो, वो वेव लेंथ हमसे जुड़ चुकी है आपकी। तो सर इस लाइन में आने का जो मेरा था, मेरे छोटे भाई हैं जय, तो वो स्कूल टाइम से ही डांस और उसमें काफ़ी एक्टिव, कोरियोग्राफर है। नहीं, कोरियोग्राफर नहीं है सर, वो बेसिकली छोटे जब थे वो उसमें एक्टिव हैं काफ़ी। अभी तो बेंगलोर शिफ्टेड है और इंजीनियर है वो। तो उस वक्त उनको देख के ऐसा लगता था कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि अर्ली क्लासेस था, और तब से एक मन में थी कि कुछ मैं अलग करूं, कुछ नया करूं, कुछ एक ऐसी चीज़ करूं जिसमें मैं थोड़ा सा अपनी कुछ चीज़ कर सकूं। और वहीं से मैंने कोशिश की, और वहाँ से धीरे धीरे डांस की तरफ अग्रसर होके और फिर थिएटर में आया, और इस तरह सर मेरी जो। तो आपने इस दुनिया में पहले डांस से प्रवेश किया? हाँ सर। तो कौन सा डांस किया आपने? कॉन्टेम्परेरी या? नहीं सर, जस्ट एक नॉर्मल डांस। मेरे को आता नहीं था, और एक मेला लगा था सर सुमेरपुर, जो पाली से आगे सुमेरपुर का टाउन है, वहाँ पे एक मेला लगा था, और वहाँ पे मैंने ऋतिक रोशन के गाने पे, अरे वाह क्या बात है, मंच पे मेले में डांस किया था, और वहाँ पे सेकंड प्राइज जीता। और उसके बाद फिर धीरे धीरे इस लाइन में मुझे अच्छा लगने लगा। और नृत्य में तो अभिनय एक हिस्सा है। हाँ जी सर। वहाँ से सीखते सीखते और एक्टिंग की तरफ रुझान हुआ। तो एक्टिंग में आपने सबसे पहले थिएटर में एंट्री ली, या क्या अभिनय की दुनिया में आपने कैसे एंट्री ली, और वो घटना क्या थी जो थिएटर से आपका जुड़ा हुआ? जी सबसे पहले सर मैं 11th तक तो मैं सुमेरपुर में ही पढ़ा हूँ,
और 12th में मैं जोधपुर आया पहली बार। और जोधपुर में आने के बाद मैं फिर फैशन डिप्लोमा में भी था मैं। अच्छा जी। तो उस वक्त में क्या था कि एक थिएटर का ड्रामा जो है वो प्लान हुआ था। और हमारे जो टीचर थे गरिमा मैम, तो उन्होंने बोला कि एक हमारे सर हैं जो एक ड्रामा प्लान कर रहे हैं, अगर तुम इंटरेस्टेड हो क्या, सबसे पूछा। तो मेरे अंदर वो चीज़ थी कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि स्कूल टाइम में भी फिर मैंने ड्रामा वगैरह में पार्टिसिपेट किया था थोड़े बहुत। तो मैंने कहा हाँ मैम मैं करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे डॉक्टर विकास कपूर साहब से इंट्रोड्यूस किया। पहले आपने डॉक्टर कपूर के साथ किया। तो कौन सा ड्रामा था? वो ड्रामा था सर लापरवाही की कीमत। लापरवाही की, तो वो फुल लेंथ प्ले था या? फुल लेंथ प्ले था सर। हाँ, वो मेडिकल कॉलेज में हुआ था। और जो अपने को डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ के ऊपर वो प्ले था। और उसमें मुझे एक मंत्री का किरदार सर ने दिया करने के लिए। और काफ़ी सीखा उनसे। और वो पहली बार मैं स्टेज पे किसी प्रोफेशनल ड्रामा में, जिसको बोलते हैं एक तरीके से जो सीखा हुआ चीज़ होती है। तो सबसे पहले आपने किरदार के रूप में एंट्री की, फिर थिएटर में आपका कैसे जो विकास हुआ लगातार, वो कैसे हुआ? उसके बाद सर लापरवाही की कीमत में जुड़े और वहाँ से टीम मिली और विकास सर का जो है एक पूरा गाइडेंस मिला। और वहीं पे प्रमोद जी वैष्णव हैं हमारे, तो वहीं से उनके साथ भी जुड़ना हुआ। और उन दोनों के साथ की जो लर्निंग है वो सीखते 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 फिर धीरे धीरे आगे प्लेस चलते गए। फिर विकास जी का ही एक ड्रामा है लोहार करके, तो प्रमोद जी का उसमें मेन रोल है। और प्रमोद जी के साथ ही मैंने और इमरान ने एक मूर्ति खटीक के रूप में एक किरदार किए थे। और वो काफ़ी लंबा चला। तो उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बैक स्टेज पूरा हम लोग ही करते थे। बैक स्टेज की आपने चर्चा की, तो बैक स्टेज पे आपने बेसिकली क्या बैक स्टेज से लिया? सर बैक स्टेज में सर सेट लगाना पूरा, सारा सेट लगाना, मतलब अगर प्ले स्टार्ट होने से पहले जो भी हम लोग, तो सेट तो एक अलग उसके अंदर जो आर्ट है। हाँ जी सर। तो वो आर्ट तो आने के लिए अपने आप में एक अनुभव या ट्रेनिंग की जरूरत है। तो आपने पहले ही उसमें कैसे उसको मैनेज कैसे किया? नहीं सर, वो मैंने देख के और सीख के ना, ऐसा ठोकर खा के वो वाली बात है। तो पहले जैसे सर के साथ काम करते थे, तो जो सीनियर्स थे हमारे जो लगाते थे, तो मैं कील लगाने में हेल्प कर देता था। या स्टार्ट तो से जो बेसिक होता है, तो सब लोग काम कर रहे हैं तो चाय पिला देना या साफ कर देना स्टेज को। यानी आपने कोई भी काम में गुरेज नहीं किया, चाहे छोटे से छोटा। और ये एक सही स्टूडेंट का एक जो हमारी गुरुकुल पद्धति का तरीका भी है। ये थिएटर में आप कैसे कैसे बढ़ते रहे? यही प्रोसेस रहा सर। जैसे ही कोई प्ले अनाउंस होता तो सर के साथ में उनके कितने प्ले किए अब तक आपने? सर मैंने अभी तक अगर मैं बात करूँ यूँ तो 5 से 7 प्ले मैं इंडिविजुअल की बात करता हूँ। और शोज अगर बात करूँ तो 50 से ऊपर के शोज में कर चुका हूँ। तो हमारे राजस्थान से बाहर भी आपने किए? हाँ जी सर। यस। आपका एक प्ले जो ऐतिहासिक क्या कहें कि मिर्जा गालिब पे आधारित था। और वो शायद अपने रवि चतुर्वेदी साहब के साथ था। गालिब 1857। उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या सर? बहुत अर्ली स्टेज की बात है, तब मैं सीख ही रहा था ये सब चीज़ें। और उस वक्त डॉक्टर रवि चतुर्वेदी सर हैं, NSD के हैं, और वो आए थे यहाँ पे। और तब पता चला था कि कुछ उनके प्लेज होने वाले हैं। लगातार 3 प्ले उन्होंने रखे थे यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि सर अपने जितने भी गुणी लोग हैं, जितने भी बड़े डायरेक्टर्स हैं अपने जोधपुर के थिएटर के, वो सभी बतौर कलाकार उसमें काम कर रहे थे। तो अच्छा। सारे के सारे लोग ऑन स्टेज थे। तो आपको क्या भूमिका मिली उसमें? सर मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है सर, थोड़ा सा मैं बिल्कुल बताइए। पहले मैं वहाँ जब गया तो मुझे वहाँ पे ब्लॉकिंग देखनी थी कि स्टेज के ऊपर स्क्रिप्ट के कौन कहाँ खड़ा होगा, लाइन्स के बाद कि कौन कहाँ आके खड़ा होगा, कैसे होगा। तो मुझे सिर्फ वो काम करना था। और मैं वो काम कर रहा था, जैसे कि मैं सीखने की कोशिश करता रहता था। और उसी दरमियान जो एक अयाज करके एक रोल था, जो मिर्जा गालिब साहब के 2 नौकर होते हैं, कालू और अयाज। तो अयाज का जो रोल था वो शायद या तो आए नहीं थे या बीमार हो गए थे उस दिन। तो रवि सर ने मेरे को बोला कि तू लाइंस ले। तो मैंने ऐसे ही लाइंस पढ़ी तो उनको ठीक लगा। तो फिर उन्होंने 1-2 दिन और पढ़वाया। फिर उन्होंने कहा कि चल अब
ठीक है करते हैं, और फिर उन्होंने मुझे ऑन बोर्ड किया उसके अंदर एज एन एक्टर। तो ये मेरी बहुत खुशकिस्मती थी कि मैं इतने बड़े डायरेक्टर्स के बीच में मैं, क्योंकि मैं बिल्कुल नया उसके और भी शो हुए होंगे। हाँ, उसके और भी बाद में हुए, लेकिन मैं जोधपुर वाले शोज का हिस्सा था। पंकज जी, थिएटर में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, और तो आपके मन में भी एक ड्रीम चल रहा होगा कि मैं कुछ बड़ा करूं, तो वो क्या ड्रीम था और उससे आगे कैसे बढ़े? सर थिएटर करते वक्त, उस वक्त तो सर क्या है कि पैशन था मुझे एक्टिंग और इन चीज़ों में, मुझे बहुत अच्छा लगता था, कहते हैं सर चीज़ों के साथ अच्छा लगता था मुझे रहना। लेकिन धीरे धीरे मन में एक वो चीज़ आने लग गई कि हाँ अब अपने को कुछ बड़ा करना है, कुछ आगे बढ़ना है इसके अंदर। तो क्योंकि एट द एंड टारगेट होता है फिल्म्स, और वहाँ पे जाना होता है सबको। तो मैं भी बड़ी अर्ली स्टेज में, जो कहते हैं ना कि थोड़े नौसिखिए टाइप होते हैं, और उस वक्त पे तो उसके लिए आपने किसी से गाइडलाइन ली या अपना जो ये थॉट है उसको शेयर किया होगा? नहीं सर, मैंने उस वक्त मन ही मन आप खुद ही मन सर खुद का डिसीजन? यस, खुद का डिसीजन था। घर पे जरूर कभी कभी कहता था कि मेरे को करना है फिल्मों में काम, और तो बट उस वक्त तो क्या होता है ना कि सीरियसली लिया नहीं जाता कि चलो ठीक है कह रहा होगा, कर रहा है थिएटर भी, तो साइड बाय साइड चल रहा है काम, तो इतना वो था नहीं, पढ़ाई भी कर रहे थे साथ में। लेकिन मन में एक वो चीज़ घर कर रही थी कि नहीं, मुझे फिल्मों के इर्द गिर्द रहना है, इस विद्या के इर्द गिर्द रहना है। तो वो कैसे आप वहाँ पहुँचे और कितने दिन संघर्ष किया, और आपको पहली सफलता कैसे मिली? सर सबसे पहले तो ऑडिशन हुआ था एक यहाँ पे टाउन हॉल के अंदर, और ऑडिशन था नागेश जी कुकुनूर की फिल्म थी, अपने डायरेक्टर नागेश। अच्छा, वो यहाँ अपने लोकल उन्होंने ऑडिशन? यस, लोकल ऑडिशंस कुछ हुए थे, और मैं भी वो ऑडिशन देने गया, क्योंकि नया नया ट्रेंड था उस वक्त जोधपुर में भी कि फिल्म्स आ रही थी और लोकल लोगों को मौका मिल रहा था। तो एक कैरेक्टर था सोनाराम करके, छोटा सा एक रोल है सर, तो उसका ऑडिशन। कौन सी फिल्म थी वो? ये हौसला करके फिल्म है, हालांकि वो फिल्म आई नहीं कभी वापस, हिंदी फीचर फिल्म थी, और काफ़ी अच्छी कास्ट थी सर उसकी। समीरा रेड्डी जी थे, तनुजा जी थे। नहीं, वो तो नागेश कुकनूर साहब भी अपने आप में एक बहुत हस्ती हैं। तो उस फिल्म के लिए सर मेरे को लिया गया, और वो मेरा पहली दफ़ा मौका था कि मैं किसी बड़े प्रोजेक्ट पे, और मैं एक छोटा सा हिस्सा बन पाया उसका। और वहाँ से एक वो जर्नी जो मेरी थी, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ मैं एज एन एक्टर जो है, मैं पार्ट अगर हो सकता हूँ तो मैं इसको और अच्छे से कर सकता हूँ। तो उसके बाद में आप वहाँ चले गए, और फिर कैसे अपने आगे बढ़े? पहली फिल्म वो की सर मैंने वहाँ पे, और वहाँ पे मेरा 12-13 दिन का शूट हुआ, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे पता चला कि कैसे कैमरा होता है, क्योंकि सर पहली दफ़ा ही देख रहा था मैं कि कैसे लोग आते हैं, कैसे बातचीत होती है, कैसे एक्ट होता है कैमरे के सामने। तो वो पहली दफ़ा थिएटर से निकल के वहाँ पे कुछ किया। और उसके साथ साथ बैक टू बैक एक हॉलीवुड फिल्म भी आई थी यहाँ पे, बार्ड सॉन्ग्स करके, तो उसमें भी एक बहुत ही छोटा सा किरदार था पुलिस वाले का, मतलब बहुत जूनियर आर्टिस्ट कह सकते हैं आप। तो उसके तौर पे मैंने काम किया, तो वहाँ से भी कुछ एक्सपीरियंस मिला। फिर एक होता है सर, वो लगने लग गया कि नहीं अब तो हम बहुत कुछ सीख गए हैं, ये एक नादानी होती है। और उस नादानी में क्या है कि सर एक डिसीजन लिया मुंबई जाने का, और यानी अब तक आप मुंबई नहीं गए? आपने यहीं पर अनुभव लिया फिल्म का? फिर मुंबई जाने का डिसीजन लिया, और मैंने मम्मी पापा को कन्विंस किया और मुंबई चला गया। अब मुंबई जाने के बाद मुझे सच्चाई समझ में आई कि किसी भी चीज़ को अगर हम ढंग से अगर सीखे नहीं हैं, या हमें ऊपरी ज्ञान है, सतही ज्ञान है, तो उसका सक्सेस रेट बहुत कम रहता है। क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत टैलेंटेड लोग थे जो मुझे मिले, और ऐसे मिले कि कॉन्फिडेंस इतना नीचे आ गया कि एक बार तो मुझे समझ नहीं आया कि अब करना क्या रहा, और फिर वापसी हो गई जोधपुर। और फिर जब तक आप केवल मुंबई चक्कर लगा के आए? हाँ, कुछ किया नहीं, काम नहीं मिला? नहीं सर, तो वो मैंने चक्कर लगा के आया, और उसके बाद फिर वापस यहाँ आए, और प्रमोद जी सर ने मुझे वापस एक बैकअप दिया कि नहीं तू वापस कर, ये चीज़ें सीख और अच्छे से कर सकता है। और धीरे धीरे वापस मैंने थिएटर को ही कंटिन्यू रखा, और वहाँ से करते करते फिर मैंने जब अपनी डिग्री यहाँ से कंप्लीट की, और 2010 के अंदर, तो उस वक्त मैं वापस एक बार और मुंबई गया। और उस वक्त मुझे ये चीज़ पता थी कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं समझ गया था सर कि एज एन एक्टर हो सकता है मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, बट मुझे ये पता था कि मुझे इसके आसपास रहना है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ऑन कैमरा के साथ साथ ऑफ कैमरा भी कुछ आना चाहिए, और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एडिटिंग
करूँगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैं वैसे भी कर रहा था। यानी उससे पहले आपने अभिनय नहीं किया अभी तक अपनी मुंबई विजिट में? सिर्फ नहीं, उससे पहले नहीं किया। तो फिर वहाँ पे जाके फिर मैंने एडिटिंग सीखी, और एडिटिंग कितना कोर्स था ये, मतलब ड्यूरेशन कितना था? ये साल भर का कोर्स था सर। 1 साल का कोर्स था, और केवल फिल्म विधा का था? यानी फिल्म से एडिट टीवी हो, फिल्म हो, उसकी विधा? हाँ सर। तो वो किया, और वो करते करते इन उससे आपको क्या अनुभव मिला एडिटिंग का? एडिट में सर मुझे समझ में आया कि फ्रेम्स क्या होते हैं, मतलब फिल्म को कैसे बनाया जाता है बेसिकली। हम जो भी स्क्रीन पे देखते हैं वो कैसे आता है, कैसे जुड़ता है, रॉ फुटेजेस क्या होती हैं, है ना, और एक्ट कैसे होता है बेसिकली कैमरे में, क्योंकि वो सारी चीज़ें स्क्रीन पे हमारे सामने आती थी, तो हमें फिल्टर करना होता है कि किसको कट रखना है, किसी को रखना है, और वो वहाँ से सीखते सीखते और इन बिटवीन ही काम भी मिल गया वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने 2010 के इंडियन टेली अवार्ड्स आए थे। यानी पहला काम आपने इंडियन टेली अवार्ड्स में किया था। हाँ, कलर्स के लिए एडिटर, एज एन असिस्टेंट एडिटर के तौर पे मैंने। उसमें क्या, उसका क्या एक क्राइटेरिया क्या रहता है? नहीं, उसमें क्राइटेरिया कुछ नहीं था सर, क्योंकि ये तो अवार्ड्स का प्रोग्राम है, एक तरह से स्टेज प्रोग्राम। सेम चीज़ है सर। वो शूट होता है, और शूट होता है सर। दो तरीके से होते हैं सर। वो पहले एक ऑफलाइन होता है, और फिर एक ऑडियंस के साथ में होता है। तो फिर वो फुटेजेस जो है वो सारी मिक्स होके लगती है। तो वो फुटेजेस सारी वहाँ पे आई हुई थी, और मैं वहाँ पे किसी के रेफरेंस से गया था। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि पंकज कैसे क्या, तो फिर उनको मैं सीख रहा था, बिकॉज उस वक्त में तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है सर। विवेक जी हैं सर, एडिटर हैं। एक सोनी पे प्रोग्राम आता था पहले, अंबर धरा करके, और उसके वो मेन एडिटर हैं, और उस वक्त वही ये पूरा देख रहे थे, और मेरे को किसी ने रेफरेंस उनको असिस्ट किया आपने? यस सर। तो उस वक्त मेरे को किसी ने बोला कि मेरे को किसी ने बोला कि आप एक बार उनसे मिलिए, और एक बार देखिए क्या हो सकता है। तो मैं उनसे मिलने गया, और मेरे साथ ही एक लड़का और आया था। तो वो उस वक्त कॉमेडी सर्कस कर रहा था, फराह खान मैम और उन वाला। तो मैं सीख रहा था उस वक्त पे। तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम क्या करते हो? मैंने कहा सर मैं अभी सीख रहा हूँ। तो बोले ठीक है। फिर उनको लगा कि मेरे को अभी इतना आता नहीं है कुछ, क्योंकि मैं अभी लर्निंग में हूँ, और वो जो दूसरा लड़का है वो लर्न कर चुका है, वो कर रहा है ऑलरेडी। तो उन्होंने उनके साथ बातचीत कंटिन्यू रखी, और वो अपने स्टूडियो की तरफ बढ़ गए। मुझे क्योंकि कहा नहीं कि मुझे जाना है या रुकना है, तो मैंने नेगेटिव चीज, हाँ, तो मैं नेगेटिव चीज की तरफ ना जाके मैं उनके पीछे पीछे चला गया। तो वो जाते गए, मैं भी चलता गया पीछे पीछे। वो स्टूडियो में एंटर किया, मैं भी कर गया। तो ऐसे करके स्टूडियो के अंदर एंट्री हो गई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा सर आपने कुछ कहा नहीं मेरे को आने जाने के लिए, तो दैट्स व्हाई। फिर वो बड़े गुस्सा हुए मुझ पर। फिर मैंने कहा सर अब आ ही गया हूँ तो मैं बैठ ही जाता हूँ सर, देख कुछ सीख लूँगा। तो फिर उन्होंने डाटा कि ऐसे कोई सिखाने की जगह थोड़ी है, प्रोफेशनल काम हो रहा है। खैर वो उनका सर एक था कमर्शियल, हाँ, क्योंकि उनका था। और एक एडिटिंग रूम था सर काफ़ी बड़ा सा, तो उसमें उन जो आए हुए थे दूसरे जो मेरे साथ में, उनको बैठाया। एक में महेश जी करके थे, वो बैठे हुए थे, असिस्टेंट एडिटर थे वो भी, वो बैठे हुए थे। तो मैं भी बैठ गया वहाँ पे। फिर थोड़ी देर बाद विवेक सर वापस आए, तो क्योंकि इंडियन टेली अवार्ड्स का 10 सालों का पूरा इतिहास पे हो रहा था वो अवार्ड, तो जितने भी कैसेट्स थे सारे ऑफिशियल, वो कैसेट्स आए हुए थे वहाँ पे, बहुत सारे KBC के और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स के। तो विवेक सर खुद उसको ना कोशिश कर रहे थे इधर उधर करने की। तो चूंकि सर थिएटर थे, तो वो एक अंदर था कि नहीं कोई ऐसा अगर काम दिख रहा है तो उसको इमीडिएट अपन, हाँ। तो जैसे ही वो कुछ कोशिश कर रहे थे, तो मैं गया और मैंने सारे थैले उठा के, और मैंने कहा सर आप मुझे बता दीजिए कहाँ रखना है। तो फिर उन्होंने थोड़ी मेरे को देखा, थोड़ा देखा उन्होंने कि इतनी डांट खाने के बाद भी ये लड़का बैठा और बोले कहाँ रखना है। फिर उन्होंने कहा अच्छा यूँ करिए, उठा के वहाँ रख दे। तो मैंने सारे थैले उठाए, अरेंज किए, सब रखा। ये सब करने के बाद उन्होंने मुझे बोला चल मैं तेरे को परमिशन देता हूँ, कॉपी कहाँ है तेरी? फिर कॉपी, आपने डाउन टू अर्थ ही काम किया शुरू से? हाँ सर। तो बोले कॉपी कहाँ है? मैंने कहा सर ये है, कॉपी तो लाया नहीं हूँ, मैं कल से ले आऊँगा। तो बोले ठीक है तू बैठ जा। बैठ गए। अब काम चलना शुरू हुआ। थोड़ा सा टाइम लूँगा सर। हाँ आप बताइए, ये तो हमारे व्यूअर्स को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। तो काम होना शुरू हुआ, तो मेरे को महेश जी जो थे उनके साथ बैठाया गया, और दूसरा बंदा अपने उसमें कर रहा था काम। तो शाम हुई और सर भी चले गए अपने घर पे, और काम चल रहा था। और मैं चूंकि देख रहा था थोड़ा बहुत, तो मैं सीख भी रहा था। और वहाँ पे मेरे को पहली बार मैक मैंने देखा था कि मैक होता क्या है, और फाइनल कट प्रो प्रोग्राम जो होता है एडिटिंग का, तो वो वहाँ पे मैंने पहली बार देखा।
कि क्योंकि मैं एविड पे और सीख रहा था, तो वो देखने के बाद मैं उनको चेक कर रहा था कि वो कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। फिर अचानक से महेश जी के घर से कोई कॉल आया, तो शाम के रात के 8 बजे थे, तो अर्जेंट था, उनका बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी। अब वो परेशान हो रहे थे कि अब मैं काम कैसे छोड़ के जाऊँ, सर डांट पड़ जाएगी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आप जाओ, आप मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं करता हूँ सर बैठ के, आप चाहो तो आराम से रात को आ जाना, तो मॉर्निंग में आ जाना। तो बोले तू पक्का कर लेगा? मैंने कहा सर मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं कर लूँगा। तो उन्होंने 1-2 चीज़ मुझसे करवाई वहाँ पे हाथों हाथ, तो उनको लगा सही कर रहा है ये, तो वो चले गए मेरे पे ट्रस्ट करके कि देख कॉफ़ी मंगवाना यहाँ से मंगवा लेना, डेस्टिनी को आपको मौका दे रहा था। यस, तो बोले कॉफ़ी मंगवाना तो यहाँ से मंगवा, कोई आए तो तेरे को रूम नहीं खोलना है। बोले आ रहे हैं महेश जी, बस यही बोलना है। मैंने कहा हाँ सर। मैंने पूरी रात काम किया सर, और मैंने जो भी काम किया उसको एक रेड मार्क देके मैंने साइड में कर दिया कि सर आएंगे तो। सुबह महेश जी का भी आए और फिर विवेक सर का भी आना हुआ, और विवेक सर आते ही सबसे पहले उस रूम में गए जहाँ पे उन्होंने न्यू रिक्रूटर को डाला था, और वो अंदर गए और सीधा चिल्लाते हुए बाहर निकले, ये क्या खराब कर दिया काम, ये वो, बहुत गुस्सा हो रहे थे। क्योंकि जो सारा काम जो भी न्यू था, जो उन्होंने ट्रस्ट करके जिनको दिया था रात भर काम, उन्होंने पूरा खराब कर दिया। और सुबह उन्होंने बताया भी नहीं, इररेस्पॉन्सिबल तरीके से चले गए वहाँ से छोड़ के, और काम पूरा पेंडिंग था। तो वो बहुत गुस्सा हो रहे थे एंड टाइम पे, अब कहाँ से किसको लाएं, कौन करेगा, इतना बड़ा काम है। तो महेश जी आ गए थे, महेश जी ने आके मेरा काम चेक किया था, तो उन्होंने बोला कि सर एक चीज़ दिखानी है आपको। तो बोले क्या है? तो बोले ये लड़के ने किया है सर काम। तो वो उस पर भी गुस्सा हुआ है बहुत कि ना क्या तूने क्यों, कैसे इससे क्यों करवाया, कि नहीं मैंने टेस्ट किया सर इनको। तो सर ने काम चेक किया, सर ने कहा कि एकदम परफेक्ट है, सारे उनका सब देखा कि बोले एकदम परफेक्ट है, तो खुश हो गए। तो बोले ये पक्का तूने किया? मैंने कहा सर मैंने किया। तो बोले चल संभाल लेगा? मैंने कहा हाँ से संभाल लूंगा। विवेक सर ने कहा? विवेक सर ने। तो मैंने कहा संभाल लूंगा, कि ट्रस्ट कर लूँ? मैंने कहा हाँ सर। और फिर सर वो एडिटिंग रूम मुझे मिला, दूसरा वाला, और वहाँ से सर वो एडिटिंग रूम मैंने एक एडिट संभालना शुरू किया, उसके बाद उसी स्टूडियो का दूसरा, उसी के साथ तीसरा, फिर मैं एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं ऊपर नीचे सारे स्टूडियो संभाल रहा था। तो ये सर मेरी जर्नी रही एडिटिंग में। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब आपके एक मुंबई से आपके साथी हैं जितेंद्र सिंह जी राजपुरोहित, और अभिनेता भी हैं। हाँ तो उनसे आपके बारे में राय जान लेते हैं। जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र सिंह राजपुरोहित है। मैं एक एक्टर हूँ और मुंबई में रहता हूँ। बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान के जोधपुर शहर से। राजस्थानी सिनेमा के लिए और राजस्थानी सिनेमा में मैंने काफ़ी काम किया है, और जितना भी काम किया है मैंने वो सब मैंने पंकज भैया के डायरेक्शन में किया है। उनसे मुलाकात मेरी लगभग 2018 में हुई थी, और उसके बाद मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया। एक तरह से भाई है मेरे, भाई बन गए वो, बड़े भाई कह सकता हूँ मैं उन्हें। और उनकी बात की जाए काम के लिए या फिर डायरेक्शन में, तो एक बात मैं कहूँगा कि मेरे फेवरेट डायरेक्टर है वो, रियली। बाकी काफ़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्टर है और काफ़ी कूल डायरेक्टर भी है। स्ट्रिक्ट इसलिए है कि अपने काम को लेके कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं वो, बहुत सीरियस है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत जल्दी डिमोरलाइज नहीं होते हैं और गिव अप नहीं करते हैं। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। और बाकी वंडरफुल एक्टर एंड वंडरफुल डायरेक्टर ऑल्सो। और बाकी मैं भगवान से दुआ करूँगा कि वो बहुत सारा काम करें, आगे बढ़े, क्योंकि उनके पास टैलेंट है वो कि वो आगे बढ़े। और मैं उनके साथ, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं उनके साथ बहुत काम करना चाहता हूँ उनके डायरेक्शन में। उनके डायरेक्शन में काम करने के मज़ा ही अलग है। ये नहीं लगता कि मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ या फिर राजस्थान में काम कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। तो लव यू पंकज सर, थैंक यू। थैंक यू। एडिटिंग के बाद पंकज जी फिर ये सफ़र आगे कैसे बढ़ा, फिल्मों का कैसे बढ़ा आगे? फिर सर वहाँ पे एडिट में मैं काम कर रहा था। फिर मैंने ये शो कर लिया था, उसके बाद भी और भी विवेक सर के जो शोज चल रहे थे वो भी मैं कर रहा था। बट एट द एंड सर होता है ना कि फाइनेंशियली बॉम्बे में सरवाइव करना और थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा क्या काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वो एक चीज़ कहीं ना कहीं चल रही थी, और फिर कुछ फैमिली रीजंस हुए
और उसकी वजह से फिर मैं जोधपुर आ गया। और एक कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को समझा दिया था उस वक्त कि अगर डेस्टिनी मुझे फिल्मों की तरफ ही ले जाना अगर चाहेगी तो मैं उधर चला जाऊंगा। बाकी मैं मन बना के आ गया था कि अब मेरे को कुछ घर पे यहाँ पे कुछ करना है। लेकिन यहाँ आपका मन तो नहीं लग रहा होगा। हाँ, मतलब ऐसा वो था कि मन में एक चीज़ थी, टीस थी कि ठीक है, मतलब इस काम को, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि अगर आप समय पे खुद को नहीं पहचानो और कैमरे की अगर आपको वो आदत ऐसी लग जाए तो कैमरा आपको अंदर से चाट जाता है और वो आपको ख़त्म कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी ज़िंदगी कब निकल गई। तो ये एक कोई इंटरव्यू में मैंने यानी आपने बराबर इस काम को एज ए फिलोसफिकल, एज ए अपना सारा जो आपके व्यक्तित्व के अंदर का है उसको आपने गंभीरता से काम किया। जी। तो कोशिश ये की कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ इसके अंदर मैं अपने आप को मैं कोशिश करता था कि मैं इसमें कहाँ स्टैंड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को आ नहीं रहा और मैं जबरदस्ती जजमेंट खुद का करते रहते। यस, क्योंकि वो मुझे लगता था बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुझे कुछ चीज़ आ नहीं रही है और मैं उसको ज़बरदस्ती करता जाऊँ और सक्सेस रेट भी ना रहे, सक्सेस भी मिलना मुश्किल है, तो उसकी जगह है कि डिसीजन लेके काम को। तो आप जब लौटे पहली बार बॉम्बे से काम करके एडिटिंग का, तो कितना पीरियड वापस यहाँ रहा और वापस कैसे आपकी री एंट्री हुई? सर मैं यहाँ आया, फिर कुछ वक्त तक, मतलब आप ये समझ लीजिए साल 1.5 साल मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ न कुछ किया। और मेरे कैफ़े खोला था मैंने यहाँ पे रातनाड़ा में, जॉयस्टिक कैफ़े नाम से। तो वीडियो गेम पार्लर और साथ में सैंडविच वगैरह का, तो वहाँ पे ही मेरी सिटिंग रहती थी। और तो उसी वक्त में, क्योंकि विकास सर और टाइम बिंग काम करना ही था, कुछ ना कुछ करना ही था। और उसी वक्त विकास सर और क्योंकि कनेक्टेड थे ही थे सब लोग, तो उस वक्त में विकास सर ने मेरे को एक इंट्रोड्यूस किया रामकिशन चोयल सर से। अच्छा। तो इनकी फिल्म बन रही थी गौरू, और सर क्योंकि विकास सर के फ्रेंड रहे हैं अभी, और उन्होंने पूछा कि भाई कौन कर सकता है। वो डायरेक्टर थे। हाँ, वो डायरेक्टर है। तो उन्होंने बोला पंकज है, और विकास सर ने मुझे नंबर दिया कि तू एक काम कर, ये आएंगे तो तू देख क्या हेल्प हो सकती है, तो इनको देख ले। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा। तो राम सर पहली बार आए और मैं उनको रिसीव करने गया, और उसके बाद में जो भी यहाँ की गौरू के अंदर जो भी जोधपुर की कास्टिंग है ऑलमोस्ट, वो सर हमने हमारे कैफे पे ही बैठ के हुई है, हमारे वहीं पे बैठ के हुई है। राम सर भी वहीं थे, वहीं ऑडिशन होता था। तो वहाँ से ये कनेक्टिविटी वापस आई। फिर एक और फिल्म आई यारा करके। तो उस गौरू में आपको आपका जुड़ाव नहीं हुआ? मेरा सर, मैं उसमें एज ए कास्टिंग वाले रोल में था। मैंने सर को हेल्प किया था कि भाई वैसे था, डायरेक्ट स्क्रीन आपने शेयर नहीं। हाँ, स्क्रीन मेरा सर रोल था उसके अंदर, बट वो समहाउ वो बाद में कट हो गया। राम सर ने बोला भी मेरे को कि पंकज वो पार्ट जो है वो अभी नहीं है, बट वो डायरेक्टर्स चॉइस होती है कम्प्लीटली, तो उसमें वो तो खैर उनका टेक है। तो सर ने बहुत उस वक्त सिखाया चीज़ें, और बहुत मैंने उनको समझने की कोशिश भी की। और पहली बार ऐसी अच्छी फिल्म है, बड़ी फिल्म है, जैसे कास्टिंग, लोकल कास्टिंग कैसे होती है वो सीखने को मिलना लगा मुझे उसमें। हाँ, वो भी उसमें भी आपने उसको पॉजिटिव लिया। यस, तो मेरे को वहाँ पे कास्टिंग सीखने को मिली कि कैसे कास्ट किया जाता है, डायरेक्टर क्या देखते हैं एक्टर के अंदर, कि क्या क्वालिटी चाहिए किसी कैरेक्टर के लिए। तो वो सब मैं उनको ऑब्जर्व करता था, तो उनसे सीख रहा था। फिर इसी टाइम पे फिर एक फिल्म आई थी यारा, तिग्मांशु धुलिया सर की। तो वो करने का मौका मिला एज एन एक्टर, क्योंकि उनकी भी कास्टिंग जो है, उनके असिस्टेंट है हेमंत जी, कास्टिंग का असिस्टेंट है। वो वापस आप मुंबई गए? नहीं सर, यहीं सर। तो वो आए थे यहाँ पे, तो वो भी कैफे आए, और वहाँ पे उनके साथ फिर तिग्मांशु जी खुद आए? तिग्मांशु धुलिया जी के जो असिस्टेंट है। हाँ, तो वो आए और उनके साथ भी कैफे बैठे, और यहीं पे सारी कास्टिंग हुई। तो उनके साथ भी काम करने का मौका मिला, तो स्क्रीन भी मिली। तो ऐसे ही करके फिर अभी साहब भी गैंगस्टर रोल लिया आपने? उसमें था सर रोल मेरा, एक छोटा सा रोल था। और उसी के बाद में वापस एक बार तिग्मांशु सर का इधर आना हुआ जोधपुर, और फिर साहब भी गैंगस्टर 3 आई थी संजय दत्त साहब की और जिमी शेरगिल साहब की। उसमें मैंने रिपोर्टर का रोल किया है सर। तो ऐसे करके ये फिल्म कनेक्ट रही, तो मुझे समझ में आ गया कि डेस्टिनी जो है वो करवाती है। यस, वो फिल्मों से कनेक्टेड ही हूँ मैं। और उसके बाद सर फिर वापस थोड़ा गैप हो गया, कुछ रीजंस की वजह से। फिर मैं जॉब लग गया, प्रॉपर जॉब लग गया अरिहंत के अंदर। तो मैं एज ए मैनेजर, पहले मैं गोयल में लगा, फिर यहाँ पे लगा, तो यहाँ पे जॉब करता रहा। और उस वक्त फिर वापस एक मौका मिला जहाँ पे तनुज व्यास करके हैं,
उनकी फिल्म आई थी राजस्थानी नमक। तो नमक में मैंने एक बहुत टाइम बाद एक बड़ा किरदार किया और वहाँ से मैं फुल्ली जो है वापस मेरी जर्नी शुरू हुई सर इसके। तो रामकिशन जी चोयल के साथ आपने काम किया, हमने उनको कॉल किया हुआ था, वो हमसे जुड़ गए हैं। चोयल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है और क्या कहना चाहेंगे सर? पंकज भाई नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूँ कहीं न कहीं आप शूटिंग ही कर रहे होंगे इस वक्त। पंकज साहब से मेरी मुलाकात यूं तो काफ़ी पुरानी है और गहरी भी। पुरानी यूं कि 2015 में जब मैं गौरू बना रहा था तो उसके उन्होंने कास्टिंग की थी जिसके पैसे देने मुझे अभी भी बाकी हैं, और उनको एक रोल प्रॉमिस किया था और वो रोल भी बाद में शूटिंग के टाइम पे निकल गया। फिर भी वो मेरे साथ जुड़े रहे, पूरी फिल्म में उन्होंने सहयोग दिया और बहुत ही कमाल के व्यक्ति हैं, हर वक्त कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। दूसरी बात यह कि मुझे उनसे थोड़ी ईर्ष्या भी है क्योंकि वो हमेशा काम करते रहते हैं, जो हम बम्बई में रह करके नहीं कर पाते वो जोधपुर में कर रहे हैं और बहुत कमाल कर रहे हैं। तो आप जहां भी हैं शूटिंग करते रहें और बड़ी मोहब्बत है आपसे मुझे क्योंकि आप बहुत काम करते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, तो ये आपकी अभी तक फीचर फिल्मों का चल रहा था और अब तक आपने वापस मुंबई एंट्री नहीं की। फिर सर मेरे को लगा तो ये नमक फिल्म है, ये फीचर फिल्म थी? हाँ सर। तनुज व्यास करके हैं, उनकी फिल्म थी सर नमक। और वो कहाँ के हैं? मुंबई के ही? नहीं, वो मुंबई अभी है, उस वक्त अपने राजस्थानी थे वो लोग। और शॉर्ट फिल्म्स उन्होंने काफ़ी करी थी और फिर नमक जब फीचर वो बना रहे थे तो उस वक्त फिर वो सबसे मिले क्योंकि पहले के जानकार लोग थे हम लोग सब साथ में, और उस वक्त पार्ट बनना रहा उनका। और उस वक्त फिर मेरे को जो मेरे बॉस थे अजय जी पुरोहित सर, तो उन्होंने जो है वो मुझे काफ़ी एक चांस दिया कि आप जाइए करिए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। और वो 7-8 दिन की उन्होंने ऑफिस से छुट्टी दी और उसमें एक वो रोल प्ले किया, वहाँ से एक टीम जुड़ी सर मेरे साथ। तो नमक में आपका क्या अभिनय किया आपने या किस विधा से? अभिनय किया। उसमें आपका थोड़ा अच्छा रोल था? हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो उसमें एक वन ऑफ द प्राइमरी रोल में एक था। तो पंकज जी फिर धीरे धीरे आप जब वापस मुंबई किस घटना से गए? यहाँ तक तो आप जोधपुर से आपका जुड़ाव रहा और मुंबई की फिल्में भी आपको मिली। नहीं सर, इसके बाद मुंबई जाना हुआ ही नहीं मेरा। अच्छा। इसके बाद फिर वो समझ में आ गया कि मुझे यहाँ रह के अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो काम मिल रहा है तो मैं यहीं से कुछ करूँगा अब। तो ये मुझे क्लियर हो गया था। और यहीं से फिर क्योंकि नमक से एक टीम बन गई थी मेरी, सब लोगों को जानने लग गया था और कहानी कहने का जो एक दिमाग में चल रहा था मेरे काफ़ी वक्त से, क्योंकि एडिट सीख चुका था, काफ़ी चीज़ें थी, तो कुछ कहानियाँ मेरे जहन में चल रही थी। तो आप लिख भी रहे थे? हाँ, तो वो कहानियाँ जहन में थी। तो पहली बार हिम्मत करके मैंने टीम से बात की और कहा कि यार एक कहानी है। और मेरी पहली शॉर्ट फिल्म थी एज ए डायरेक्टर राइटर, पिता नाम से। पिता नाम हाँ, से। तो क्या उसके बारे में बताइए सर। एक 7 मिनट की फिल्म है और एक सर हमेशा अपन सुनते आए हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, पूर्वज होते हैं, हमने बचपन से सुना है कि वो जब चले जाते हैं लेकिन वो किसी न किसी तरह से हमारा ध्यान जरूर रखते हैं। तो बस इसी एक थॉट को मैंने तो वो OTT प्लेटफॉर्म के लिए या नहीं, वो सर शॉर्ट फिल्म थी, इंडिपेंडेंट मैंने बनाई थी। तो वो फिल्म जब बनाई और बनाने के बाद में लगा कि नहीं ये ठीक ठाक बन गई है, कुछ फेस्टिवल्स में सेलेक्ट हो गई और बेंगलोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है तो वो भी अपना यहाँ पे था, तो वहाँ पे भी सेलेक्ट हो गई। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि हाँ अब इसको जो है अपन आगे परस्यू कर सकते हैं। तो इसके बाद एक फिल्म बनी कि एक शॉर्ट फिल्म और बनी और उसके बाद में मेरी पहली OTT जो जिस फिल्म ने क्रैक किया था, शुभ रात्रि करके, वो आई सर MX प्लेयर पे। यानी पिता के बाद आपने शुभ रात्रि में पिता के बाद एक केक करके शॉर्ट फिल्म और थी, तो उसको भी और कॉन्फिडेंस मिला। आपका ही? हाँ, वो भी एज ए राइटर डायरेक्टर था। और उसके बाद में शुभ रात्रि जो पहली OTT पे गई मेरी MX प्लेयर पे।
तो इसकी क्या प्रोसेस क्या रहती है शॉर्ट फिल्म बनाने की, उसमें क्या लगभग आप प्लान कैसे बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, वो कैसे हो पाता? सबसे पहले प्लान सर, आपको एक वन लाइनर चाहिए, आपका थॉट चाहिए कि आपकी कहानी क्या है, आप क्या फिल्म बनाना चाहते हो, तो वो आप पहले बनाओ, स्टोरी बनाओ। स्टोरी बनाने के बाद में उसका स्क्रीन प्ले कि अब हम क्या दिखाना चाहते हैं। तो स्क्रीन प्ले भी आप ही लिखते? हाँ सर, स्क्रीन प्ले लिखा, स्क्रीन प्ले लिखने के बाद के अंदर फिर हम कास्टिंग पे आते हैं कि कौन इस किरदार को कर पाएगा। अभी वो थिएटर वाले लोगों से। हाँ, तो इस कास्टिंग करने के बाद में फिर प्रोडक्शन टीम को अरेंज करना, जिसमें सारे लोग आते हैं, डीओपी आते हैं और भी लोग आते हैं, तो वो प्रोडक्शन पूरा अरेंज होके फिर वो एक शूटिंग डेट निकलती है और उसको शूट करके हम लोग एडिटिंग पे। तो आप उसमें लगभग लोकल लोगों को ही लेते हैं या बाहर से भी आप कांटेक्ट करते? पिता से सर मैंने यहीं से बात करी, यहीं से शुरुआत की थी। शुभरात्रि से मैं बाहर लोगों से जुड़ा और शुभरात्रि बाहर के अभिनेता। हाँ, उसमें फिर जितेंद्र सिंह जी राजपुरोहित से मुझे मिलना हुआ पहली दफ़ा, और वहाँ से उन्होंने मेरे साथ एक जर्नी शुरू की जो आज तक चल रही है, और वहीं से मैं और भी लोगों से मिलना हुआ मेरा। तो वैसे करके फिर वो जर्नी शुरू हुई और आज सरपंच तक पहुँचे हैं। अच्छा, तो चलिए, मैं कॉल किया था, वो हमसे जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या राय है आपकी? जी हमारे पंकज जी जो है जी डायरेक्टर भी हैं, लेखक भी हैं और बहुत सारी विधाओं से जुड़े हैं। नमस्ते पंकज भाई, आज आपकी याद आ गई। बहुत अच्छी सीरीज बनाई आपने, सरपंच। आनंद आ गया, और क्या आपने एक्टिंग करवाई है। आपके डायरेक्शन की मैं दाद देता हूं साहब, और ऐसा बढ़िया कैरेक्टराइजेशन, सबने अपना अपना किरदार इतना बढ़िया तरह से निभाया था और आपने उनसे निकलवाया था। मैं तो बहुत गदगद हो गया। और क्या आपका स्वभाव, क्या आपका एडमिनिस्ट्रेशन, हम डरते भी थे, मगर आपका स्वभाव इतना बढ़िया था कि काम करते थकावट भी महसूस नहीं हुई थी। और इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट, आज तक वाह लूट रहा हूं मैं। आज तक जो भी मिलता है मुझे कहता है यार सरपंच में आपका रोल बहुत बढ़िया। हालांकि छोटा सा रोल था, मगर आपने करवाई इस ढंग से कि मजा आ गया। अभी तक गुडविल खा रहा हूं मैं तो आपकी। आनंद आ गया। और एक बात प्लीज, अब कभी भी अगर आप नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट आपका हो तो प्लीज मुझे आप जरूर मौका देना। मुझे लगता है कि आप मेरे में से और भी बहुत कुछ निकलवा सकते। थैंक यू सर, थैंक यू। तो पंकज जी, आपने इतना आपने ऐसे बताया, इतने बड़े संघर्ष को इतने आराम से बताया हिस्टोरिकल, लेकिन हम समझ सकते हैं कि इसमें कितना आपको जूझना पड़ा होगा। तो फिर ये यात्रा आगे कैसे बढ़ी आपकी? यानी यहाँ तक आपने अब अपना खुद ओन प्रोडक्शन शुरू कर दिया शॉर्ट फिल्मों का। तो शॉर्ट फिल्म, 2 शॉर्ट फिल्म करी और शुभरात्रि करने के बाद फिर अब समझ में आ गया। शुभरात्रि भी आपकी शॉर्ट फिल्म है? नहीं, शुभरात्रि फीचर है सर, फीचर, फर्स्ट फीचर फिल्म। तो वहां से मुझे समझ में आ गया कि अब वो आपने प्लान की थी? यस सर, वो उसका भी राइटिंग डायरेक्शन सब मेरा ही है, प्रोडक्शन हाउस भी मेरा ही था। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि 2 शॉर्ट फिल्मों से मुझे समझ में आया कि मार्केट जो है शॉर्ट फिल्म खरीदता है। ड्यूरेशन की थी शुभरात्रि है सर 52 मिनट्स के आसपास। 52 मिनट्स, हाँ, ऑलमोस्ट 1 घंटा। तो मुझे मार्केट समझ में आ गया कि मार्केट जो है। तो आपने उसका कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया रिलीज करने में? MX प्लेयर पर हुई सर वो। अच्छा जी। तो MX प्लेयर पर रिलीज हुई थी, तो वहाँ से समझ में आ गया कि बड़ी फिल्में जो रहती है, लंबे ड्यूरेशन वाली फिल्मों को चांस मिल जाता है एनी हाउ। तो शुभरात्रि का स्ट्रगल बहुत लंबा रहा सर। उसको मेकिंग हुई फिर ऑलमोस्ट 3 सारे आर्टिस्ट बाहर के थे। उसमें सर मिक्स थे, कुछ यहाँ से थे, कुछ बाहर के थे। 5-6 लोग क्रू थी सर, हम लोग ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ आर्टिस्ट लोग। तो 5 दिन में हमने वो फिल्म जो है कंप्लीट की थी सिर्फ।
तो वहाँ से फिर वो मैं MX प्लेयर पे जब गई तो 3 साल की जर्नी लगी उसको पहुँचने में, क्योंकि लिंक्स ढूंढने पड़े। सारी डबिंग मिक्सिंग सब मुंबई होती है? नहीं सर, यहाँ सब कंप्लीट जोधपुर काम हुआ। जोधपुर में इतना आपको टेक्निकल सपोर्ट है? यस सर, अब तो बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है जोधपुर में। तो शुभरात्रि से शुरू किया था और शुभरात्रि के बाद फिर आगे मौका मिला तो उसके बाद हमने एक फिल्म की थी सीरा, क्योंकि किसी कारणवश आ नहीं पाई बाहर, और राजस्थानी फिल्म थी। और उसके बाद हम लोग आए नानीसा के ऊपर। नानीसा में रेखा जी ने लीड रोल प्ले किया है, रेखा जी बालर ने। और उसके बाद सर फिर स्टेज आया। नानीसा क्या है, कोई फीचर फिल्म है या शॉर्ट फिल्म? फीचर फिल्म। फीचर फिल्म। वो कितने ड्यूरेशन की थी? 2 घंटे की है सर, 2 फुल फीचर। वो हो गई रिलीज? हाँ, वो सर अब रिलीज होगी सर। वो हो गई। तो आप अपने धीरे धीरे आप OTT प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़े। सरपंच आपकी OTT प्लेटफॉर्म की है, तो सरपंच की जो ये सारा आपका प्लान है और वो क्या पूरी ओवरऑल घटना है भाई सरपंच सर? बेसिकली मैं ये जो जर्नी मेरी चल रही थी और इसी टाइम में, क्योंकि अब फुल्ली हम लोग इसमें आ गए थे कि डायरेक्शन और राइटिंग में हम लोग थे, तो मेरे साथ में मेरे जो को राइटर हैं हैदर अली साहब, वो भी मेरे साथ में जुड़ गए। और नानीसा से हमारे यहीं के हैं सर, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। और नानीसा से मेरे साथ शैलेंद्र व्यास सर और सारे लोगों का जुड़ना हो गया, तो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम बन गई और एक गाइडेंस ऐसी मिल गई और सबका ट्रस्ट मेरे पे हो गया। तो जब स्टेज की इन्फॉर्मेशन मिली कि स्टेज करके OTT जो है वो आ रहा है राजस्थान के अंदर, राजस्थानी कंटेंट पे काम करेगा, तो सबसे पहला जो मौका मेरे को मिला था वो डबिंग के लिए मिला था मुझे स्टेज पे। तो उनका एक पोस्ट था जिसपे उन्होंने डबिंग OTT वालों से आपका संपर्क हुआ। तो उनका एक पोस्ट था कि डबिंग के लिए मिलना है, कि कोई प्रोजेक्ट है वो राजस्थानी में डब करना है। तो वो पहला प्रोजेक्ट जब मुझे मिला तो उसके बाद सेकंड थर्ड गए, तो ऐसे करके मैंने 3-4 प्रोजेक्ट उनके साथ किए। और फिर जब वो ओरिजिनल पे आए तो फिर वो राजस्थान की पहली वेब सीरीज उन्होंने मेरे साथ। आपने उनको ऑफर दिया कि मेरे पास एक स्टोरी है, मैं काम करना चाहता हूं सरपंच पे? जब डबिंग वाले प्रोजेक्ट चल रहे थे और जब उन्होंने प्लान किया कि ओरिजिनल कुछ करना है, तो फिर मैंने उनको एक कहानी भेजी, मतलब एक नहीं भेजी सर, मैंने 200 कहानियाँ भेजी। तो उसमें से फिर एक सरपंच जो थी वो सेलेक्ट हुई। तो बोले कि ये सरपंच क्या एक सीरीज है या एक फिल्म है या उसके अलग अलग एपिसोड हैं? सर सरपंच वेब सीरीज है सर, वेब सीरीज सीजन 1 है ये, सीजन जो कि अभी ट्रेंड चल रहा है। कितने उसके एपिसोड आ गए अभी सर? उसके 8 एपिसोड है। 8 एपिसोड रिलीज हो गए? हाँ सर, 8 सीजन 1 के 8 एपिसोड है। और वो पूरा बन के तैयार होकर रिलीज हुआ है, 3 जनवरी को रिलीज हुआ। उसकी क्या कास्टिंग रही है सरपंच? उसमें सर सब अपने जितेंद्र सिंह जी हैं, अविनाश हैं, हर्षान नहीं सॉरी शैलेंद्र जी हैं, और भी काफ़ी लोग हैं, योगेश जी हैं। तो जयपुर, उदयपुर, मीडियम क्या है सरपंच का? हिंदी मीडियम है? राजस्थानी मीडियम। तो वो कहानी तो पूरे ग्रामीण परिवेश पे बनी होगी, जो कि नाम से यही रिफ्लेक्ट होता है। तो थोड़ा सा उसके बारे में और बताइए। सरपंच बेसिकली सर एक फिक्शन गांव हमने क्रिएट किया है जिसका नाम है हिंगोलपुर। तो हिंगोलपुर गांव की हमने कहानी दिखाई। आपने यही जोधपुर में ही क्रिएट किया? हाँ, यस। तो कहानी के तौर पे हमने क्रिएट किया कि हिंगोलपुर गांव है और उस गांव के अंदर जो सरपंच की कुर्सी को लेके जो उठापटक और राजनीति है, उसके इर्द गिर्द पूरी ये जो थ्रिलर, क्राइम थ्रिलर है, ये पूरा हमने बनाने की कोशिश की है। तो ये जो स्टोरी का प्लॉट है आपने कहाँ से लिया, या आपका खुद का क्रिएट किया हुआ था ये प्लॉट? हाँ, ये सर हम लोग कई टुकड़ों में आपने सुन रखा? नहीं सर, ये हम लोग सोच रहे थे कि क्या कहानियाँ हम दें, तो हम लोग स्टेज को पुट कर रहे थे कहानियाँ, नई नई आइडियाज़ की, भाई इस पे हो सकता है, इस पे। तो उसी में मैं और हैदर भाई जब बैठे थे साथ में, तो एक डिस्कशन चला और उस डिस्कशन के अंदर ये एक सरपंच का प्लॉट निकला और ये प्लॉट हमने जो है वो आगे पुट किया और वो सेलेक्ट हो गया। तो इसका अभी सेकंड सीजन भी आना बाकी है? सेकंड सीजन आना बाकी है। इसमें आपका क्या अनुभव क्या रहा ये बनाते वक्त? क्योंकि हर जो आगे हम बढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मैक्सिमम रिस्क की संभावनाएं ज़्यादा होती है और सक्सेस आती है जब तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन पहले काफ़ी रिस्क होती है। इसमें सर अनुभव का ये था कि एक तो मैं बहुत क्लियर था इस चीज़ के अंदर कि मुझे राजस्थान को कुछ कमर्शियल देना, क्योंकि हम लोग सब लोग नेटफ्लिक्स भी देख रहे हैं, अमेजोन देख रहे हैं, तो हम जो कंटेंट अभी देख रहे हैं वैसा ही कुछ कंटेंट राजस्थानी में आना चाहिए तो मज़ा आएगा। तो एक ये चीज़ मेरे को क्लियर थी। और क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम था
जल्दी काम करना था, तो पूरी सरपंच सीरीज 24 दिन में बनाई। तो उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते थे कि बहुत कम समय में तो बहुत फ्लक्चुएट होना पड़ता था चीज़ों में, फ्लेक्सिबल होना पड़ता था। जैसे कहीं सेट पे गए, बारिश आ गई, अब वो उस वक्त का पूरा दिन का वो जो है शेड्यूल वो खराब हो गया, और किसी की डेट ले रखी है एक्टर की, प्रिया जी गुप्ता है, उनकी डेट ले रखी थी, तो अब वो हाँ वो एक ही दिन का था, उनका डेट भी एक दिन की, फिर रात को इमीडिएट किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट किया पूरे यूनिट को, और रात को 12-1 बजे काम शुरू हो रहा है। तो ये सारी परेशानियां आई, बट ये सब लर्निंग का पार्ट है सर, फिल्म मेकिंग यही है, फिल्म मेकिंग यही है। तो ये इसी से सब बढ़ के OTT वालों का क्या उसमें रिएक्शन था आपके, जो ये जो सीरीज बनी है उस पे OTT वालों की क्या प्रतिक्रियाएं क्या थी? OTT वाले सर खुश हैं, उनको काम अच्छा लगा है, और सबसे बड़ी बात है कि डिसिप्लिन, क्योंकि कोई भी सर अगर काम कर रहे हैं हमारे साथ, उनको डिसिप्लिन नीडेड है, तो एक डिसिप्लिन में हमारी पूरी टीम ने काम किया। तो आपकी जो कास्टिंग है वो सारे आपके साथ कोऑपरेट करते होंगे? हाँ सर, बिल्कुल सर, कंप्लीट। तो वो आपके सरपंच में आपके कास्ट हैं और बहुत अच्छे मित्र भी हैं। शैलेंद्र जी व्यास बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं, एंकर भी हैं। तो शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या अनुभव रहा आपको पंकज जी के साथ काम करते हुए? पंकज सर, पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं पंकज सर आपको, कि बहुत लंबे अरसे से राजस्थानी सिनेमा के बारे में बात नहीं हो रही थी, या राजस्थानी कलाकारों के बारे में बात नहीं हो रही थी, और आप जैसे निर्देशकों ने जब ये कमान संभाली तो अचानक से फिर से राजस्थानी सिनेमा की बात होने लग गई है। पिछले तकरीबन 10-12 सालों से मैं पंकज सर को जानता हूं, और मैं फॉर्चुनेट हूं कि मैंने 2 फिल्म्स पंकज सर के साथ की है, और आप यकीन मानिए कि वाकई में जो एक कमी महसूस हो रही थी रीजनल सिनेमा में, वो पंकज सर जैसे निर्देशकों ने आकर जो कहीं ना कहीं जो है वो पूरी की है। क्योंकि सिनेमा बनाना इतना आसान काम नहीं है। जब तक सिनेमा के बारे में, फिल्म मेकिंग के बारे में आपको नहीं पता हो, उसके एस्पेक्ट्स के बारे में नहीं पता हो, उसके टेक्निकलिटीज़ के बारे में आपको नहीं पता हो, और सबसे बड़ी बात, सिनेमा शिद्दत से भी बनता है। सो वो शिद्दत बहुत अरसे बाद जो है वो पंकज सर जैसे निर्देशकों में देखने को मिली है। भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स पर जो हैं वो इन दिनों काम कर रहे हैं। और आज आपके बारे में मैं अभी क्या बोलूँ, शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि मैंने दोनों फिल्मों के दौरान एक बड़ा वक्त आपके साथ बिताया है, और जो पैशन और जो शिद्दत आप में मैंने फिल्म मेकिंग की देखी है, वो मुझे आज के राजस्थान के युवा निर्देशकों में कम देखने को मिलती है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी आपको, और बस ऐसे ही बढ़िया फिल्म्स बनाते रहें आप। थैंक यू। शुक्रिया शैलेंद्र जी। फिर इसके आगे आपने सरपंच के बाद और इस दौरान आपने थिएटर भी किया, या और फिल्म से जुड़ी विधाओं में ही आप नहीं सर, मैं सर इसके बाद अभी थिएटर मेरा ड्रॉप हो गया। मैं कंटिन्यू फिल्म में ही हूँ अब, और फिल्म मेकिंग और यहीं पे, और यहीं से सारा प्लान भी पूरा वही चल रहा है। फुल टाइम फिल्म मेकिंग में हूँ। सरपंच की ग्रोथ चल रही है, काफ़ी पसंद हुई है, राजस्थान को काफ़ी पसंद आई है सरपंच सीरीज, और इसी क्रम में आगे भी हम लोग अब प्लान कर रहे हैं नई फिल्में। और तो ये पंकज जी, एक पूरा जो ये सिनेरियो होता है, और नेचुरली चूँकि आप मेन फिल्म मेकर हैं, उसमें हर प्रोडक्शन की हर चीज़ से आपको जुड़ना ही जुड़ना है, और वो पूरा बोझ भी आपके ऊपर है, आप लेके भी चलते हैं। तो इस दौरान आपके थॉट क्या रहते हैं व्यक्तिगत तौर पे, क्या सोच रहता है? सर मेरा टारगेट एक ही रहता है कि मैं जो चीज़ लोगों के सामने पेश करना चाह रहा हूँ, जो मैं मेरी कहानी कहना चाह रहा हूँ, वो कहानी मैं तरीके से कह पाऊँ। अब उसके लिए चाहे मुझे लोकेशन चेंज करनी पड़े, मुझे एक्टर चेंज करना पड़े, चाहे कोई भी कंडीशन है, तो मैं उस कंडीशन में फंसता नहीं हूँ। मेरा थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है कि मुझे ये काम खत्म करना है 24 दिन में। अगर मैंने टाइम दे रखा तो 24 दिन में ख़त्म करना है। तो अब उसमें अगर मुझे बीच के हर्डल्स आ रहे हैं, तो मैं बहुत क्लियर रहता हूँ कि मुझे कैसे जम करके निकलना है, और ये मैं पूरा प्लान मेरा रहता है। और मैं हमेशा पूरी टीम को बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि जो भी हमने पेपर पे लिखा है, जो भी कुछ लिखा हुआ है, वो हमने ही लिखा होता है, और हम अगर उस पेपर की वजह से फंस जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। अगर हमने लिख दिया है कि ये लोकेशन पर शूट करना है इतनी तारीख को, तो लिखा तो हमने ही है ना। आज अगर नहीं हो रहा तो आप काट दो उसको, दूसरा लिख दो, तो फंसने की जरूरत नहीं है। तो मैं बिल्कुल क्लियर रहता हूँ कि मैं चौक नहीं होता सर कभी। ये थॉट प्रोसेस मेरा रहता है कि मुझे खत्म करना है, क्वालिटी के साथ खत्म करना है, डिलीवर करना है।
तैं चुनाव नहीं लड़ो, इन वास्ते कहीं करनो पड़े। चुनाव तो लड़नो ही पड़ेगा। 2 करोड़। एक वोट मारे नाम माते पड़े। अरे भाई कोई नशो लेवनी हुई नहीं वही तो बेचुनी बेच ही खाई। गांव होले होले शहर बनतो जा रही है। पंकज जी, कभी कभी अभिनय से जो जुड़े होते हैं एक्टर तो या एज ए डायरेक्टर भी, तो उनका एक सिग्नेचर फिक्स हो जाता है कि ये पंकज जी काम कर रहे हैं तो इसका जो ट्रैक ये होगा इसके आसपास। आप क्या सोचते हैं? सर ये है सर, होता है जनरली होता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सर मैं इसमें ना वेरिएशन जाए, क्योंकि मैंने जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैंने शुभरात्रि करी थी तो हॉरर सेगमेंट की थी, ठीक है। फिर मैं नानी सा आया तो वो फैमिली इमोशनल ड्रामा है, एकदम पारिवारिक फिल्म है। फिर मैं अगर बात करूँ सरपंच की तो ये बिल्कुल एक क्राइम थ्रिलर है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग सारी चीज़ों में काम कर सकूँ। और लेकिन हाँ, अगर पर्सनली मुझे पूछा जाए तो मैं क्राइम और हॉरर में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। तो यही सर एक कोशिश है सिग्नेचर मेरा क्रिएट करने की। तो अब जैसे अक्सर ये एक वीकनेस देखी गई है कि हम थोड़े बहुत 2-4 थिएटर में या कई छोटे मोटे रोल करते हैं और लोग बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं और एकदम छलांग मारते हैं और हमेशा वो औंधे मुँह गिरना ही पड़ता है क्योंकि अभी तक वो पूरा आता नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज यही है सर कि मैंने भी ये गलती की थी अपने जीवन में और ये गलतियाँ अक्सर होती है और क्योंकि अगर सही गाइडेंस होना चाहिए इसके लिए, और जब आप गिरोगे तो लगेगी और तब आपको समझ में आएगा कि किसी चीज़ को आप कैसे कर रहे हैं और आपके सामने कितना कंपटीशन है आज की डेट में। तो आपको अगर अपनी जगह बनानी है तो पूरी तैयारी के साथ आपको आना चाहिए। आप इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि आज आप अगर 10 एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, उनको निर्देशित कर रहे हैं, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उनके क्वेश्चन का जवाब आपके पास होना चाहिए। अगर कुछ भी जवाब दूंगा तो वो भी समझ जाएंगे, वो भी बहुत गुणी लोग हैं, उनको पता है या नहीं इसको कुछ नहीं आता, जैसे वैसे ही कर रहे हैं। तो आपको इतना समझ होनी चाहिए कि आप उनके साथ खड़े रह के उनसे बात कर सको, उनकी डाउट को क्लियर कर सको, तो वो लर्न तो आपको करना पड़ेगा। एज ए पंकज तंवर, अभिनेता, निर्देशक, राइटर, अभी ऐसा आपका क्या ड्रीम है जो अब तक आप चाह रहे हैं पर उस तरफ बढ़े नहीं है, या वो गोल मान लीजिए आप, तो वो क्या है? सर अब मेरा अल्टीमेट गोल अगर मैं कहूँ तो वो मेरा फिल्म मेकिंग में ही है। और मैं उसमें कौन सी विधा में, निर्देशन, राइटिंग, एडिटिंग, अभिनय, या सारा ऑलराउंडर? एज ए राइटर डायरेक्टर मेरा अब अप्रोच है चीज़ों को करने का। और मैं सर एक बहुत कमर्शियल काम करना चाहता हूँ राजस्थान के लिए, या चाहे बाहर मेरे को कोई भी काम मिले तो मैं चाहता हूँ कि कमर्शियली मेरी फिल्में या मेरी वेब सीरीज लोग देखें, लोगों को पसंद आए, उनके टेस्ट के हिसाब से उनको मिले। और KGF बन सकती है अगर साउथ के अंदर, तो हम राजस्थान में भी KGF क्रिएट कर सकते हैं। तो बस एक यही सपना है सर। पंकज जी, आपसे बात करके ऐसा लगा कि ये घड़ी थोड़ी देर और रुक जाए, अभी मन नहीं भर रहा है। आपसे बात करने का बहुत मज़ा आया और हम यही दुआ करेंगे कि आपको हमेशा सक्सेस मिले और हमारे जोधपुर का नाम आप और रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, नया चश्मा भाई सारा बड़ा रुबाब भारी लाडी बोले कोनी, सोन जेड़ो रूप निखरे लाडी बोले कोनी। सगड़ारी राज दुलारी
रमारी रमारी लाडी बोले कोनी कामणकारी राजकुमारी मारी लाडी बोले कोनी रमारी गाड़ी बोले कोनी रमारी गाड़ी। आपका सफर जैसा भी हो हम हमेशा आपके साथ हैं। राह आपकी भरोसा हमारा। गाड़ी बोले कोनी मान स्वागत आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।